हाय व्यूअर्स। मेरा नाम है क्रिस और आप मुझे देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल थिंक एजोरा पर, मेरे फेसबुक पेज @थिंक एजोरा लर्निंग या इंस्टाग्राम पर। व्यूअर्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस लर्निंग सीरीज में हम बात कर रहे हैं मास्टरिंग इन एक्सेल की। और आज एक नया वीडियो में लेकर आया हूं जिसमें हम बात करेंगे डेटा एनालिसिस के बेसिक फैक्ट्स के बारे में। आज हम जानेंगे कि डेटा एनालिसिस क्या होता है और डेटा एनालिसिस हम अपनी लाइफ में किस तरीके से करते हैं, और फिर इसको हम एक्सेल के कॉन्टेक्स्ट में बात करेंगे कि सिंपल डेटा एनालिटिक्स की क्या ट्रिक्स एंड ट्रिक्स होती हैं, किस तरीके से हम डेटा एनालिसिस कर सकते हैं, डेटा एनालिसिस क्यों इम्पोर्टेंट होता है, और डेटा एनालिसिस के कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में बात करेंगे जो एसेंशियल्स है, जो ज़रूरी है डेटा एनालिसिस को समझने से पहले। और इसके बाद आने वाली वीडियोस में हम डेटा एनालिसिस को एक एक टॉपिक को कवर करेंगे। सो आइए व्यूअर्स, शुरू करते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, हम हैं अपने चैनल के होम पेज पर, थिंक एजुएरा के होम पेज पर। व्यूअर्स, आप मेरे चैनल पर विजिट करके आप हमारे विजन, मिशन और गोल स्टेटमेंट की जानकारी ले सकते हैं, ताकि आप हमारे मिशन से जुड़ पाएं, हमारे विजन से जुड़ पाएं, और स्किल्स डेवलप करने में आप हम सबका साथ दें। और व्यूअर्स, जैसे कि आप मेरी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं स्किल फ्रेमवर्क के बारे में। जैसे कि मैं अपनी हर एक वीडियो में स्किल फ्रेमवर्क की बात करता हूं, जहां पर हम बात करते हैं कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट की। और कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट हम करते हैं नॉलेज से। जब हमारे पास नॉलेज होता है, जब हम नॉलेज अक्वायर कर लेते हैं, तो एक कॉन्सेप्ट हमारे दिमाग में, हमारे विजन में जन्म ले लेता है। और इस कॉन्सेप्ट को अगर हम कुछ टूल्स और टेक्निक्स और समझ ले, तो ये कॉन्सेप्ट हमारे लिए एक स्किल का रूप ले सकता है। और जब आप कोई स्किल डेवलप कर लेते हैं, तो वो स्किल से आप कुछ ना कुछ वैल्यू ड्राइव कर सकते हैं। चाहे आप एक प्रोफेशनल हो, चाहे आप एक बिजनेसमैन हो, पर्सनल लाइफ में कर रहे हो, प्रोफेशनल लाइफ में कर रहे हो, आउटर वर्ल्ड के लिए कर रहे हो, इनर वर्ल्ड के लिए कर रहे हो, हर जगह आप उस से वैल्यू ड्राइव कर सकते हैं। सो यही स्किल फ्रेमवर्क है, और इसी को फॉलो करते हुए हम आगे बढ़ते हैं अपने चैनल थिंक एजुरा पर, और वेरियस लर्निंग्स आप सभी के लिए लेकर आते रहते हैं। सो आइए व्यूअर्स, क्योंकि थोड़ा सा वक्त हो गया है, हमने अपने चैप्टर 6 में क्या कवर किया था उसको हम रिव्यू करेंगे, क्विक रिकैप करेंगे, और फिर हम अपने चैप्टर 7 की तरफ बढ़ेंगे। सो व्यूअर्स, लास्ट चैप्टर में हमने कवर किया था फंक्शंस को। क्योंकि फंक्शंस की सीरीज चल रही थी, हमने वी लुकअप और एच लुकअप यानी कि लुकअप फंक्शंस को कवर किया था, हमने कंडीशनल फंक्शंस को कवर किया था, और अपनी इस लास्ट वीडियो में हमने लॉजिकल फंक्शंस और कंडीशनल फंक्शंस को कवर किया था। अगर आपने ये वीडियोस नहीं देखी हैं, तो मैं आपको इनकरेज करूंगा कि आप ये वीडियोस ज़रूर देखें, ताकि आप एम एस एक्सेल की कैपेबिलिटीज़ को बहुत अच्छे से यूज़ कर पाएंगे। हमने इसमें समझा था कि सिंगल कंडीशंस को कैसे अप्लाई कर सकते हैं। अगर मल्टीपल कंडीशंस आ जाती हैं, एक से ज़्यादा कंडीशंस आ जाती हैं, तो हम उन्हें कैसे यूज़ कर सकते हैं, किस तरीके से नेस्टेड फॉर्मूलाज, लॉजिकल और कंडीशनल फंक्शंस को यूज़ कर सकते हैं। और व्यूअर्स, यहाँ पर आप देख पाएंगे क्विक फैक्ट्स जो हमने कवर किए थे, और इसके अलावा मैं आपको फंक्शंस की लिस्ट दिखा देता हूं जो हमने कवर किए हुए थे। जैसे कि एंड और नॉट, इफ और इफ एरर और इज एरर भी हमने वहां पर कवर किए थे। व्यूअर, एक छोटी सी ट्रिक्स आपको दे देता हूं यहाँ पर। इफ एरर और इज एरर दो ये फंक्शन है। इज एरर पहले से ही एक्सेल में था, लेकिन इफ एरर उन्होंने बाद में लॉन्च किया, क्योंकि इस एरर की एक लिमिटेशन थी।
इज एरर फंक्शन क्या करता है? इज एरर फंक्शन पहले फॉर्मूले के रिजल्ट को चेक करता है और आपको ऑप्शन देता है कि अगर फॉर्मूला रिजल्ट जनरेट नहीं कर पा रहा है, यानी कि एरर जनरेट कर रहा है, तो आप उसके लिए एरर जनरेट करने पर क्या आउटपुट देना चाहिए, और एरर जनरेट कर अगर नहीं कर रहा है तो फिर उस फंक्शन को आपको दोबारा उस फॉर्मूले के रिजल्ट को लेने के लिए लगाना पड़ता था। यानी कि यस और नो के लिए आपको दो बार फंक्शंस को यूज करना पड़ता था। एरर आने पर आपको क्या चाहिए, और एरर अगर नहीं आ रही है तो उसी के रिजल्ट्स को लेने के लिए दोबारा से फॉर्मूला लगाना पड़ता था। ये लिमिटेशन थी इस एरर की। जबकि इफ एरर फंक्शन क्या करता है? इफ एरर फंक्शंस में आप फॉर्मूला कोई भी या फंक्शंस यूज करते हैं, जो उस फंक्शंस के रिजल्ट्स को वो चेक करता है। अगर रिजल्ट जनरेट हो रहा है तो रिजल्ट्स आपको दे देता है, लेकिन अगर रिजल्ट जनरेट नहीं हो रहा होता है, यानी कि फॉर्मूला एरर जनरेट कर रहा होता है, तो वहां पर वो आपको ऑप्शन देता है कुछ और वैल्यूज पुट करने के लिए। तो यही इन दोनों फंक्शंस में डिफरेंस है व्यूअर्स। हालांकि दोनों ही फंक्शंस की अपनी एक रिलेवेंस है। इज एरर आप वहां पर यूज कर सकते हैं जहां पर आप फॉर्मूले के रिजल्ट को चेक कर रहे हैं, और फॉर्मूले के रिजल्ट्स को आपने आउटपुट में न दिखा के फॉर्मूलों के रिजल्ट के बेस पर यस या नो की कंडीशंस को आपने अलग से देना है, तो आप इज एरर ही यूज करेंगे। इफ एरर आपको केवल और केवल ये फैसिलिटी प्रदान करता है कि अगर फॉर्मूला रिजल्ट जनरेट कर पा रहा है तो वो रिजल्ट डिस्प्ले करेगा, और अगर रिजल्ट डिस्प्ले नहीं हो रहा है किसी एरर के कारण, तो क्या डिस्प्ले करना है, ये फैसिलिटी आपको देता है। तो आशा करता हूं ये अंतर आप दोनों को, आप सभी को समझ आ गया होगा। आइए व्यूअर्स, आगे चलते हैं और शुरू करते हैं चैप्टर 7, जिसमें हम आज बात करने जा रहे हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को आज कवर करने जा रहे हैं, और इस टॉपिक को आज मैं कंसेप्चुअली कवर करूंगा, कुछ एग्जांपल्स के साथ कवर करेंगे, ताकि आपको डेटा एनालिसिस, एमआईएस, या फिर आज के समय में जो टर्म यूज हो रहा है जिसे हम कहते हैं डेटा साइंस, इसके बारे में बात करेंगे। आइए आगे चलते हैं। आइए व्यूवर्स, शुरू करते हैं। सो व्यूवर्स, आज हम बात करेंगे डेटा एनालिसिस, और डेटा एनालिसिस को हम एक्सेल में किन टूल्स टेक्निक्स के द्वारा यूज करते हैं उसके बारे में आज ब्रीफ में बात करेंगे। डिटेल्स में इन टॉपिक्स के इलस्ट्रेशंस हम एक एक वीडियोस में लेकर आएंगे, क्योंकि ये टॉपिक अपने आप में ही बड़े टॉपिक है, और एक सेशन पर्टिकुलर टॉपिक को लेकर चाहिए होगा। सो व्यूवर्स, आइए क्विक फैक्ट्स के बारे में बात कर लेते हैं कि डेटा क्या होता है, और डेटा को हम कैसे यूज करते हैं, कैसे एनालाइज करते हैं। मैं मान के चल रहा हूं व्यूवर्स कि आप समझते हैं कि डेटा क्या है। देखिए, आज के समय में डेटा, पहले क्या होता था कि हम डेटा को, कुछ फैक्ट्स फिगर्स को ही हम डेटा समझते थे, डेटा मानते थे। परंतु आज के एआई के समय में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के समय में, डेटा केवल टेक्स्ट और पिक्चर्स ही नहीं रह गए हैं, बल्कि आपके वीडियोस, आपके ट्रैफिक सिग्नल्स, आपके हर तरह के सेंसर्स को डेटा के रूप में यूज किया जाता है। और अगर हम नॉर्मल लेमेंस की तरह बात करें, तो हम किसी न किसी तरह की एनालिसिस रोजमर्रा की अपनी जिंदगी में करते रहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल, अगर आप किसी मॉल में शॉपिंग करने के लिए जाते हैं, तो वहां पर आप अलग अलग शॉप्स में जाकर प्राइसेस को कंपेयर करते हैं, प्राइसेस की रेंज को देखते हैं, और फिर देखते हैं कि आपको किस जगह पर रिजनेबल प्राइस में चीजें मिल रही हैं। क्वालिटी को भी आप वहां पर कंसिडर करते हैं। तो ये भी एक तरह का एक एनालिसिस है जो आप अपने माइंड में ही करते हैं। व्यूअर्स, जैसा कि मैंने कहा कि डेटा एनालिसिस में आपका इन्वॉल्वमेंट होता है कंपैरिजन से लेके। आप कई सारी चीजों को, ट्रेंड्स को, वेरिएंसेस को कंपेयर करते हैं कि यहाँ पर इस प्राइस में मिल रहा है, यहाँ पर इस प्राइस में मिल रहा है, इसकी क्वालिटी ये है।
दोनों में क्या अंतर है और कहाँ पर आपको रीजनेबल प्राइस मिल रहा है। तो यहाँ पर आप कंपेयर कर रहे हैं, आप ट्रेंड देख रहे हैं, मार्केट में क्या ट्रेंड, क्या क्वालिटी है और उसके क्या रीजनेबल प्राइसेस हैं और कहाँ पर वो फेयर प्राइसेस मिल रहे हैं। ये भी एक तरह का एनालिसिस ही है। सो व्यूअर्स, जब हम डेटा एनालिसिस की बात करते हैं तो डेटा को एनालाइज करने के लिए आप बहुत सिंपल फॉर्म में भी एनालाइज कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको एक एग्जांपल अभी दिया शॉपिंग का। इसके अलावा अगर हम एक्सेल के कॉन्टेक्स्ट में आ जाते हैं तो एक्सेल के कॉन्टेक्स्ट में जो हम डेटा एनालाइज करते हैं नॉर्मली वो टेब्यूलर डेटा होता है। टेब्यूलर डेटा मीन्स कि डेटा को एक टेब्यूलर फॉर्म में रखा जाता है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं आपको कि एक्सेल में सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ डेटा एनालिसिस इज अ टेबल, और टेबल का ही एक इम्प्रूव्ड वर्जन जो होता है वो होता है पिवट टेबल्स। और इसको हम अभी आराम से समझेंगे। व्यूअर्स, जैसे कि मैंने अभी कहा कि एआई के टाइम में डेटा की जो डेफिनेशन है वो बदल गई है। पहले के समय में रजिस्टर्स में जो इंफॉर्मेशन होती थी या हमारे जर्नल्स में जो या जो हमारी जो बुक्स होती थी उसमें जो हम एंट्री लेन देन की जो डिटेल्स रखा करते थे उसी को हम डेटा समझते थे। परंतु आज के समय में डेटा की डेफिनेशन कंप्लीटली चेंज हो गई है और डेटा केवल फैक्ट्स और फिगर्स नहीं है। और डेटा के लिए, चूंकि डेटा का जो साइज है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है आज के समय में और सारी चीज़ें इंटर कनेक्टेड हैं, तो डेटा का जो रूप है, जो स्वरूप है, वो बहुत बड़ा हो गया है। और एक टर्म आज के समय में बहुत फेमस है जिसे हम कहते हैं बिग डेटा। बिग डेटा इज नथिंग बट ह्यूज इन साइज। what is huge in size, which is, if I say, is kind of impossible to manage। और उसी के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, क्योंकि उस डेटा को मैन्युअली मैनेज नहीं किया जा सकता, मैन्युअली कैलकुलेट नहीं किया जा सकता, मैन्युअली कंपेयर नहीं किया जा सकता। परंतु हमारे जो टॉपिक है, हमारी जो लर्निंग है, वो अभी सीमित है एक्सेल की एनालिसिस में। हम एक्सेल के कॉन्टेक्स्ट में बात करेंगे, सो शायद बिग डेटा का कॉन्सेप्ट वहां पर नहीं आएगा। परंतु ये टर्म्स मैं आपको समझाना चाहता था कि अगर आप नॉर्मल लाइफ में कहीं पर ये टर्म्स सुन रहे हैं तो इनका क्या अर्थ होता है। विवर्स, जब हम एक्सेल के कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं, सो एक्सेल एक बहुत ही पावरफुल टूल है जो कि हमारे डेटा को एनालिसिस करने के लिए काम में आता है। और इसमें हम डेटा को वेरियस पर्सपेक्टिव से एनालाइज कर सकते हैं। बहुत ही वास्ट रेंज है। डेटा को हम टेबल्स के रूप में एनालाइज कर सकते हैं, डेटा को हम पिवट टेबल्स के रूप में एनालाइज कर सकते हैं, डेटा को हम चार्ट्स एंड ग्राफ्स के रूप में एक स्टोरी टेलिंग पर्सपेक्टिव से यूज कर सकते हैं। सो डेटा को हम स्टैटिस्टिकल टूल्स यूज कर सकते हैं, जैसे कि प्रेटो है, कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम है, और बहुत सारे कंपैरिजन है जो स्टैटिस्टिकल रिलेवेंस हमें बताते हैं। इतने सारी टूल्स एंड टेक्निक्स हम एक्सेल के द्वारा अप्लाई कर सकते हैं और हमारा फोकस एक्सेल पर ही रहेगा इस टॉपिक्स में। तो जैसा कि मैंने आपको कहा कि डेटा को हम एक्सेल में टेबल्स के रूप में, पिवट टेबल्स के रूप में, और अगर हम विजुअलाइजेशन की बात करें तो चार्ट्स और ग्राफ्स के रूप में यूज करते हैं। सो व्यूअर्स, हम आज बात करेंगे इन्हीं टॉपिक्स के बारे में कि इनको समझने के लिए क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है, क्या हमें पहले जानना चाहिए ताकि हम डेटा एनालिसिस को बाद में कर पाएँ, परफॉर्म कर पाएँ और उससे कुछ वैल्यू ड्राइव कर पाएँ। आइए व्यूअर्स, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं बहुत ही सिंपलेस्ट फॉर्म से। यहाँ पर व्यूअर्स, मैंने इंडिया की पॉपुलेशन को, और ये डेटा मैंने ऑनलाइन रिसोर्स से लिया है। सो आई आई थैंक यू टू द ऑनलाइन रिसोर्सेज फॉर दैट। एंड दिस इज, आई थिंक,
हम लोग यहाँ पर फैक्ट की बात नहीं करेंगे, इसकी फैक्ट को मैं यहाँ पर क्लेम नहीं कर रहा हूँ। मेरा यहाँ पर मोटो है आपको समझाने का कि डेटा को हम सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे समझ सकते हैं। और डेटा को की जो सिंपलेस्ट फॉर्म होती है वो होती है एक टेबल। तो आइए समझते हैं कि टेबल क्या होता है। टेबल की फॉर्म में हम डेटा को कैसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं। टेबल एक फॉर्म ऑफ अरेंजमेंट है जहां पर हम डेटा को रोज एंड कॉलम्स में अरेंज कर सकते हैं। व्यूअर्स, अगर आपने मेरी एक वीडियो नहीं देखी है जिसमें मैंने डेटा को समझाया हुआ है, टेबल्स को समझाया हुआ है कि टेबल्स क्या होती है, कॉलम्स क्या होते हैं, रोज क्या होते हैं, एक्सेस बेसिक की जब हमने बात की थी तो वहां पर मैंने उसको डिस्क्राइब किया हुआ है। आपको लिंक आई बटन में या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप मेरी एक्सेल मास्टरिंग इन एक्सेल की प्लेलिस्ट जाकर देख सकते हैं। इन प्लेलिस्ट में आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी। सो व्यूअर्स, एक्सेल कॉन्टेक्स्ट में सबसे पहले समझते हैं कि एक्सेल में डेटा को हम टेबल की फॉर्म में सिंपलेस्ट फॉर्म में एनालाइज कर सकते हैं, जिसमें हमने डेटा को रोज एंड कॉलम्स में अरेंज किया होता है। हमने सीखा था कि हर एक कॉलम्स को का एक हेडर होता है और हर एक रो का एक नंबर होता है, वो एक्सेल के फॉर्मेट में। बट जब हम टेबल की बात कर रहे हैं तो हम एक कॉलम को हेडर दे देते हैं और रो को भी एक हेडर दे देते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, इंडिया की 2020 की पॉपुलेशन को हम यहाँ पर एनालाइज कर रहे हैं। व्यूवर्स, मैं फिर कह रहा हूँ कि हम यहाँ पर फैक्ट की एक्यूरेसी पर नहीं जा रहे हैं। हमारा यहाँ पर मोटो है डेटा को समझना, डेटा के रिप्रेजेंटेशन को समझना, और हम डेटा को कैसे एनालाइज करते हैं उसको हमने समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमने इंडिया की पॉपुलेशन के लिए सबसे पहला कॉलम ईयर लिया हुआ है, फिर पॉपुलेशन है, और इसी तरीके से यहाँ पर ईयर के नीचे ईयर्स लिखे हुए हैं। यहाँ पर पॉपुलेशन है, ईयर ऑन ईयर चेंज लिखा हुआ है, एंड सो ऑन। कॉलम हेडर्स एंड रो हेडर्स की मैं बात कर चुका हूं आपके सामने। टेबल्स को हम, व्यूअर्स, एक्सेल में जो टेबल्स अरेंज की जाती हैं वो दो तरह से अरेंज होती हैं। एक होती है ऑरिजोनटली अलाइन टेबल और दूसरी होती है वर्टिकली अलाइन टेबल्स। मैंने इसको डिटेल्स में एक्सेल बेसिक्स में कवर किया हुआ है, आप वो वीडियोस जाकर देख सकते हैं। टेबल क्या होता है सबसे पहले ये समझ लेते हैं। देखिए, टेबल में क्या करते हैं कि पीसीज ऑफ इंफॉर्मेशन को हम एक साथ कलेक्ट करके रखते हैं ताकि वो एक सेंसिबल इंफॉर्मेशन उससे ली जा सके, एक सेंसिबल इंफॉर्मेशन रिप्रेजेंट हो। जैसे कि आप यहाँ पर इंडिया की पॉपुलेशन की टेबल में देख पा रहे हैं कि इंडिया की पॉपुलेशन को ईयर ऑन ईयर हम यहाँ पर कंपेयर कर रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं, और देख रहे हैं कि इंडिया की पॉपुलेशन में ईयर और ईयर क्या चेंज हो रहे हैं। यहाँ पर हमने कुछ और फैक्टर यानी कि पॉपुलेशन को लिया हुआ है, और हमने एवरेज और मीडियन एज। सो मीडियन एज, मीडियन क्या होता है इसको मैं कहीं किसी स्टैटिस्टिकल क्लास में यूज करेंगे कि मीडियन मोड क्या होता है, लेकिन आप यहाँ मीडियन से सिंपल अर्थ एवरेज से ले सकते हैं कि एवरेज ईयर एज इन ईयर्स क्या है इंडियंस की ईयर ऑन ईयर। और जिससे हमें पता चलेगा कि हमारे देश में जो एवरेज एज है वो क्या है, जिससे हमें यह पता चलता है कि हमारी जो एवरेज पॉपुलेशन है इंडिया की वो किस एज में है। सो अगर आप यहाँ पर एनालाइज करेंगे, जैसे कि मीडियन एज कॉलम को अगर आप देखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर हमें पता चल रहा है कि हमारे इंडिया की जो पॉपुलेशन है बहुत ही यंग पॉपुलेशन है। लेकिन अगर आप ईयर ऑन ईयर देख रहे हैं तो ईयर ऑन ईयर एज थोड़ी सी बढ़ रही है। इट मीन्स कि इससे हमें ये भी एक इंफॉर्मेशन मिलती है कि लाइफ की जो एक्सपेक्टेंसी है वो इंडिया में बढ़ रही है पहले, यानी कि सर्वाइवल जो है वो बढ़ रहा है, और इसीलिए एज का एवरेज भी बढ़ रहा है। इसी तरीके से यहाँ पर दिया हुआ है कि अर्बन एरियाज में कौन कितनी पॉपुलेशन रहती है, और यहाँ पर वर्ल्ड की पॉपुलेशन से इसको से इसको रैंक किया गया है कि वर्ल्ड की पॉपुलेशन से हम कितने नंबर पर है। सो व्यूअर्स, इस टेबल्स टेबल्स का क्या बेनिफिट है। टेबल्स का बेनिफिट ये है कि अगर आप कोई डेटा एनालिसिस कर रहे हैं, और आप में भी हो सकता है कि डेटा एनालिसिस के एक्सपर्ट हैं, और आप इस एनालिसिस को वेरियस फॉर्म में रिप्रेजेंट्स करने के लिए कैपेबल हो, परंतु ऐसा हो सकता है कि जो आपकी ऑडियंस है, जो आपके स्टेक होल्डर्स है,
जिन्हें आपने ये डेटा रिप्रेजेंट करना है, फैक्ट रिप्रेजेंट करने हैं, ये ट्रेंडिंग, ये कंपैरिजन रिप्रेजेंट करना है, वो और बाकी टूल्स से या टेक्निक से इतने फेमिलियर ना हो, तो डेटा को एक टेबल के फॉर्म में प्रेजेंट कर दिया जाता है, क्योंकि ये नॉर्मली इजी टू अंडरस्टैंड होता है और इसको समझना बहुत आसान होता है। सो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म डेटा एनालिसिस की होती है टेबल, और टेबल को हम रो एंड कॉलम्स में रिप्रेजेंट करते हैं, रो एंड कॉलम्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है। अब कुछ चीजें यहाँ पे आपको समझ लेनी चाहिए कि जब कोई डेटा को हम एक टेबल में रिप्रेजेंट करते हैं, तो टेबल में फील्ड्स होती हैं, और रिलेवेंस फील्ड, किसी इंफॉर्मेशन की जब रिलेवेंट फील्ड्स को हम कंबाइन करते हैं, तो उससे एक रिकॉर्ड फॉर्म होता है, एक रिकॉर्ड जनरेट होता है। जैसे कि यहाँ पर इंडिया की पॉपुलेशन का रिकॉर्ड ईयर ऑन ईयर जनरेट हो रहा है, जो 2005 से स्टार्ट होकर 2020 तक यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है। और एक इंडिविजुअल रो हमारा एक रिकॉर्ड है कि 2005 में ये पॉपुलेशन थी, 2010 में ये चेंजेस हुए, ये पॉपुलेशन हुई, ये ट्रेंडिंग है, 2015 में ये पॉपुलेशन चेंज हो गई, ईयर ऑन ईयर चेंज की परसेंटेज ये है, यहाँ पर आपको दिखा रहा है कि एवरेज मीडियन एज ये हो गई है, और इसी तरीके से दिखा रहा है कि अर्बन की पॉपुलेशन में क्या चेंज हुआ है, और वर्ल्ड पॉपुलेशन में हमारी रैंकिंग लगातार 2005 से नंबर 2 पर बनी हुई है, यानी कि हम सेकंड हाईएस्ट पॉपुलेशन है वर्ल्ड की। सो यहाँ पर मेरा काम आपको इन्फॉर्मेशन देना नहीं है, बल्कि टेबल को समझाना है। यहाँ पर हम फैक्ट की वैलिडिटी या एक्यूरेसी पे बात नहीं कर रहे हैं। आशा करता हूँ व्यूअर्स कि आपको समझ में आ गया होगा कि डेटा एनालिसिस की जो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म होती है, वो एक टेबल होती है। हालांकि इस टेबल को ड्राइव करने के लिए भी आपके पास बहुत ज़्यादा डिटेल्ड डेटा होता है। व्यूअर्स, टेबल्स की कुछ लिमिटेशन होती हैं। जब हम कोई टेबल जनरेट करते हैं, तो ये स्टैटिकली बेसिकली एक स्टैटिक स्टेट में होती है। स्टैटिक का मतलब होता है फिक्स्ड। यानी कि जब आपने कोई टेबल जनरेट कर दी है, तो इस टेबल के डेटा को आप डिफरेंट व्यूज में नहीं देख पाते, यही इसकी एक लिमिटेशन है। यानी कि अगर आपने इंडिया की पॉपुलेशन को ईयर ऑन ईयर जनरेट किया है, और अगर आप इसी टेबल को किसी स्टेट की पॉपुलेशन से रिप्लेस करना चाहें या देखना चाहें कि पर्टिकुलर स्टेट की क्या पॉपुलेशन रही है, तो आप इस स्टेट टेबल को चेंज नहीं कर पाएंगे। आपको एक और टेबल ऐसी बनानी होगी, और अगर इंडिया में 28 स्टेट्स हैं, तो आपको 28 डिफरेंट टेबल्स इसके लिए बनानी होगी। हालांकि एक्सेल में इसका एक दूसरा तोड़ है, जिसे हम कहते हैं पिवट टेबल्स। तो पिवट टेबल्स बहुत से लोगों को समझ नहीं आती, लेकिन इस एग्जांपल से मैं बहुत आसानी से आपको समझाऊंगा कि टेबल्स और पिवट टेबल्स में क्या अंतर होता है। टेबल्स में जो डेटा हम फीड कर देते हैं, वो फिक्स्ड हो जाता है, उसे हम वहां पर उस टेबल में चेंज नहीं कर पाते। अगर हमें दूसरे व्यूज बनाने हैं, जैसे कि इंडिया की पॉपुलेशन को हर एक स्टेट वाइज भी हमें दिखाना है, तो हर एक स्टेट की एक अलग टेबल हमें बनानी पड़ेगी। यानी कि उतने ही उस टेबल्स के उतने सारे इंस्टांसेस हमें बनाने पड़ेंगे, उतनी कॉपीज हमें बनानी पड़ेगी, और डेटा को रिप्लेस करना पड़ेगा स्टेट्स के डेटा से, तभी हम ये टेबल हमारे पास बन पाएगी और हम रिप्रेजेंट कर पाएंगे। हालांकि एक्सेल एक बहुत पावरफुल टूल है डेटा एनालिसिस के लिए, इसीलिए एक्सेल ने इसके लिए एक अल्टरनेट बना रखा है कि आप टेबल को पिवट टेबल की फॉर्म में बनाइए, जिसे हम आगे समझेंगे। आइए पिवट टेबल को समझते हैं। टेबल की लिमिटेशन को ओवरकम करने के लिए एक्सेल ने एक पिवट टेबल बनाई। और पिवट टेबल में क्या होता है कि इसी तरीके से आप टेबल का डिजाइन बनाते हैं। टेबल का जब डिजाइन आप पिवट टेबल में बना लेते हैं, और इसको डिजाइन को हम कैसे बनाते हैं पिवट टेबल में, ये मैं आपको सिखाऊंगा। अभी आप सिर्फ ये समझिए कि टेबल और पिवट टेबल में क्या डिफरेंस है, और पिवट टेबल्स में
क्या एडिशनल कैपेबिलिटीज आपको मिलती हैं। पिवट टेबल पर मैं एक पूरा वीडियो अलग से लेकर आऊंगा, क्योंकि पिवट टेबल एक ही बहुत ही पावरफुल चीज है, और मैंने अपने प्रोफेशनल एक्सपीरियंस में देखा है कि लोगों को पिवट टेबल्स अच्छे से यूज करनी बहुत कम आती है, और वो प्योर टेबल्स की करीब 2 या 4 या 5% ही कैपेबिलिटीज को यूज कर पाते हैं। हालांकि प्योर टेबल्स अपने आप में बहुत ही पावरफुल टेक्निक है एमएस एक्सेल में डेटा को एनालाइज करने के लिए। और इसकी क्या कैपेबिलिटीज है ये हम इसमें जानेंगे। सो पिवट टेबल एक टेबल की ही फॉर्म है। इसका जो सबसे बड़ा डिफरेंस है टेबल और पिवट टेबल का, कि टेबल्स आपकी स्टैटिक होती है जबकि पिवट टेबल डायनेमिक होती है। यहाँ पर डायनेमिक का क्या मतलब हुआ? डायनेमिक का मतलब है कि आप टेबल का फॉर्मेट तो डिसाइड कर लेते हैं यहाँ पर, परंतु इसके व्यू को आप चेंज कर पाते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में हम बात कर रहे थे इंडिया की पॉपुलेशन के बारे में। यहाँ पर अगर हमारे जो डेटा है, जिस डेटा से हमने टेबल बनाई है, अगर हमारे डेटा में स्टेट्स का डेटा अवेलेबल है जिसको समराइज करके हम इंडिया लेवल पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अगर हमें टेबल की जगह पिवट टेबल यूज करनी है तो मुझे बार बार उस डेटा को अलग अलग स्टेट के हिसाब से समरी नहीं बनानी पड़ेगी टेबल के लिए, अगर मैं पिवट टेबल को यूज करूँ तो। पिवट टेबल में ऑप्शंस होते हैं फिल्टर्स यूज करने के, और जिस फिल्टर्स को भी आप अप्लाई करेंगे, लेट से अभी फिल्टर आपने लगाया है इंडिया की पॉपुलेशन पर, जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं जो स्नैपशॉट मैंने दिया हुआ है, एक टेबल हमने जनरेट कर दी है जो सम ऑफ पॉपुलेशन यहाँ पर दिखा रहा है, टोटल मेल और फीमेल की पॉपुलेशन दिखा रहा है, मेल की परसेंटेज दिखा रहा है, फीमेल की परसेंटेज दिखा रहा है। ये दिखा रहा है कि इंडिया की हमारी पॉपुलेशन, व्यूवर्स इस डेटा और फैक्ट्स में मत जाइएगा, ये ओल्डर डेटा है, मैं आपको सिर्फ एग्जाम्पल के लिए दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पर हमने इंडिया की पॉपुलेशन को दो कैटेगरी में शो किया हुआ है इस पिवट टेबल में, जो ये शो कर रही है कि इंडिया की पॉपुलेशन इन दैट पर्टिकुलर ईयर में रूरल एरिया में इतनी पॉपुलेशन थी, वहां पर मेल और फीमेल का ये रेशियो था। इसी तरीके से अर्बन एरिया में और टोटल की आपको दिखा रहा है। लेकिन यहाँ पर पिवट टेबल का बेनिफिट ये होता है कि इस व्यू को मैं कभी भी चेंज कर सकता हूँ, मुझे पूरी की पूरी टेबल दोबारा से डिजाइन नहीं करनी होगी। मुझे उसकी जो मेल और फीमेल के जो रेशियोज हैं, जो डिवर्सिटीज के जो रेशियो हैं, उसे भी बार बार कैलकुलेट करना नहीं पड़ेगा। जैसे ही मैं व्यू चेंज करूंगा, डेटा के काउंट यानी कि पॉपुलेशन, लेट्स से अगर मैं यहाँ पर स्टेट्स को चूज करूंगा कि मेरे को उत्तराखंड की पॉपुलेशन का डेटा दिखाओ, तो उत्तराखंड की पॉपुलेशन का डेटा रिप्लेस होगा और उसी के मेल और फीमेल के रेशियोज भी दिखाई देंगे। तो ये पावर होती है पावर पिवट टेबल की। आई एम सॉरी। सो व्यूअर्स, आशा करता हूं कि आपको ये समझ आ गया होगा कि पिवट टेबल और टेबल में क्या डिफरेंस है। टेबल स्टैटिक होती है, पिवट टेबल डायनेमिक होता है। इसमें व्यूज को भी हम डायनेमिकली चेंज कर सकते हैं। जैसे कि व्यूअर मैंने आपको बताया कि पिवट टेबल्स जो कि डायनेमिक होते हैं, तो इसके व्यूज को आप फिल्टर की कैपेबिलिटीज को यूज करके, क्योंकि इसमें फिल्टर्स अवेलेबल होते हैं और आप फिल्टर चूज कर सकते हैं अपने हिसाब से। सो लेट्स से अगर इंडिया की पॉपुलेशन है तो आप एक फिल्टर दे सकते हैं स्टेट्स के ऊपर। एक फिल्टर हो सकता है अगर आपका डेटा उस लेवल पर अवेलेबल है, यानी कि डिस्ट्रिक्ट लेवल तक भी अवेलेबल है, तो एक और फिल्टर आप डिस्ट्रिक्ट पर लगा सकते हैं। तो इस तरीके से आप डेटा के डिफरेंट व्यूज बिना दूसरी टेबल को क्रिएट किए आप देख सकते हैं, और ये डेटा आपका डायनामिकली चेंज होता है। इसीलिए पिवट टेबल बहुत ही पावरफुल फीचर है जो डेटा की समरी फॉर्म को बहुत ही क्विकली डायनामिकली चेंज करके हमें डिफरेंट डिफरेंट व्यूज प्रेजेंट करता है। पिवट टेबल एक्सट्रीमली पावरफुल बता रहे हैं हम, क्योंकि ये ऑटोमेटिकली और ऑटो कैलकुलेशंस करता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर आपने एक फॉर्मूला इसमें सेट कर दिया है मेल और फीमेल परसेंटेज को कैलकुलेट करने के लिए, तो चाहे आप इसको इंडिया लेवल पे देख रहे हैं तो वो इंडिया लेवल की कैलकुलेशन के हिसाब से दिखाएगा, आप उसको स्टेट लेवल पे फिल्टर कर रहे हैं तो उसी डेटा, जो डेटा डिस्प्ले हो रहा है, उसी डेटा की परसेंटेजेस आपको दिखाई देंगी। ये एक बहुत बड़ा फीचर है पिवट टेबल्स का।
और ये जो परसेंटेजेस आपने कैलकुलेट की हुई है, ये कैलकुलेटेड फील्ड्स है, यानी कि ये डेटा में फील्ड नहीं है। यानी कि परसेंटेज ऑफ मेल और परसेंटेज ऑफ फीमेल आपका डायरेक्ट डेटा से नहीं आ रहा है, बल्कि कैलकुलेट होकर आ रहा है। और यही ब्यूटी है पिवट टेबल्स की, कि जैसा ही डेटा फिल्टर चेंज होगा, आपकी कैलकुलेशंस ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएंगी। पिवट टेबल्स को बहुत ही एक्सटेंसिवली यूज किया जाता है एक्सेल में। इवन के जब मैं बात कर रहा हूँ, जिन लोगों को नहीं पता है वो लोग टेबल मैन्युअली बनाते हैं डेटा को फिल्टर कर करके, लेकिन जो लोग पिवट टेबल्स का यूज करना जानते हैं, अगर इसी इंडिया की टेबल्स को हमने रिप्रेजेंट करना है, तो पहले वो पिवट टेबल बनाएंगे और सिंपल पिवट टेबल से डेटा को 24 स्टेट्स में या 28 स्टेट्स के डेटा को अगर अलग अलग उन्होंने रिप्रेजेंट करना है, तो वो पिवट टेबल की कॉपी करके या पिवट टेबल से डेटा को कॉपी करके बहुत ही इजीली आराम से वो टेबल्स बना सकते हैं, बहुत कम समय में बना सकते हैं। क्योंकि पिवट टेबल्स आपको ऑटोमेटिकली उस टेबल्स का पूरा फॉर्मेट, पूरा डेटा आपको बनाकर दे रहा है। यू जस्ट हैव टू take it and create a copy of it and create and just modify it to format it. That's it. और आइए व्यूअर्स आगे चलते हैं और बात करते हैं ग्राफ्स एंड चार्ट्स की। सो व्यूअर्स, जब हम अपनी एनालिसिस को एक्सेल में टेबल, पिवट टेबल्स और इन सब के द्वारा जो डिफरेंट व्यूज क्रिएट कर लेते हैं, एनालिसिस तैयार कर लेते हैं, तो उस एनालिसिस को रिप्रेजेंट्स करने के लिए हम यूज करते हैं और टूल्स एंड टेक्निक्स, जिनमें हम कवर करेंगे चार्ट्स और ग्राफ्स को। चार्ट्स और ग्राफ्स बहुत ही इफेक्टिव वे होते हैं एनालिसिस को रिप्रेजेंट करने के लिए, स्टोरी टेलिंग के लिए। हालांकि व्यूवर्स, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि टेबल्स की फॉर्म में डेटा को समझना और एनालिसिस को समझना किसी भी लेमेंस के लिए बहुत इजी होता है। परंतु जब आप डेटा को, हालांकि विजुअल जो इमेजेस होती हैं वो हमेशा ही प्रेफरेबल होती हैं, परंतु इसको समझने के लिए, चार्ट्स और ग्राफ्स को समझने के लिए आपको कुछ बेसिक अंडरस्टैंडिंग्स जरूर होनी चाहिए। जैसे कि एक्सेस क्या होते हैं, सीरीज क्या होती है, ट्रेंडिंग क्या होती है, टाइप्स ऑफ चार्ट्स क्या होते हैं, और चार्ट्स को हम कैसे रीड करते हैं, इस सब का भी हमें नॉलेज होना चाहिए। तभी हम चार्ट्स के द्वारा जो जो स्टोरी टेलिंग है उसको समझ सकते हैं। और व्यूवर्स, जैसे कि अब हम यहाँ पर समझेंगे कि चार्ट्स और ग्राफ्स कैसे बनाते हैं, किस सिचुएशन में, किस डेटा के लिए किस चार्ट्स को आप चूज करेंगे, ये सारी चीजें हम बाद में समझेंगे। पर सबसे पहले चार्ट्स के बेसिक्स को समझ लेते हैं। व्यूअर्स, मुझे याद आ रहे हैं अपने स्कूल डेज, जहाँ पर हम वो एक रोज एंड कॉलम्स के ग्रिड्स को लेकर कुछ प्लॉट्स किया करते थे, और वही कॉन्सेप्ट्स जो है चार्ट्स एंड ग्राफ में यूज होता है। तो कई बार हम सोचते हैं व्यूअर्स कि स्कूल्स में जो हमें पढ़ाया जाता है कि क्या कहीं वो यूज होता है। जी हाँ, जरूर यूज हो सकता है, होता है। हो सकता है कि जैसे कुछ लोग कहते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री हम लोग पढ़ते हैं, लेकिन वो कहाँ यूज होती, हमने आज तक नहीं देखी। व्यूअर्स, जो स्टडी हम स्कूल लेवल पे करते हैं, स्कूलिंग लेवल पे करते हैं, नर्सरी लेवल पे करते हैं, वो हमारे फाउंडेशन को बिल्ड करने के लिए हमें पढ़ाई जाती है। ज़रूरी नहीं है कि आप फ्यूचर में जाकर जिस फील्ड में जा रहे हैं, आप उसके हर पार्ट को रियलाइज कर पाए या अपने एक्सपीरियंस में उसे यूज़ करें। परंतु हर चीज़ का अपना एक यूज़ है, हर एक फील्ड में कहीं ना कहीं किसी फील्ड में उसका यूज़ है। तो जैसे कि चार्ट्स और ग्राफ, जिसके एक्स और वाई एक्सिस का यूज़ यहाँ पर हमारे ग्राफ्स में यूज़ होता है। और व्यूअर्स, ज़्यादातर लोगों को अपनी लाइफ में हमें ये सारी चीज़ें यूज़ करनी ही पड़ती हैं। तो इसके बारे में शायद हम नहीं कह पाएंगे कि ये क्या होते हैं और इसका उपयोग हमें लाइफ में कहीं नहीं मिला। सो आइए व्यूअर्स, यहाँ पर थोड़ा सा समझते हैं कि एक्सिस क्या होते हैं। क्योंकि ग्राफ्स जब हम व्यूअर्स बनाएंगे, तो ग्राफ्स में इन चीज़ों को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सॉरी। देखिए, जब हम ग्राफ्स पढ़ते थे,
तो आपने यहाँ पर पढ़ा होगा कि ग्राफ्स में यहाँ पर देख रहे हैं आप 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं। पहला क्वाड्रेंट होता है ये वाली साइड। सो एक किसी भी ग्राफ्स में बेसिकली दो एक्सिस होते हैं। एक जो ओरिजेंटल एक्सिस होता है उसको हम बोलते हैं एक्स एक्सिस, और जो वर्टिकल एक्सिस होता है उसे हम बोलते हैं वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस और यहाँ पर जब ये दोनों एक दूसरे को जहां पर काटते हैं उसको हम पॉइंट आउट करते हैं जीरो वैल्यू से। और यहाँ से जीरो से जब ये इधर की तरफ बढ़ता है, क्वाड्रेंट वन की तरफ बढ़ता है, तो पॉजिटिव नंबर्स बढ़ते चले जाते हैं, और ऊपर की तरफ बढ़ता है तो पॉजिटिव नंबर्स में बढ़ता है। लेकिन जब ये दूसरी डायरेक्शन में जाता है, यहाँ से जीरो से इधर की साइड में, तो ये निगेटिव डायरेक्शन में जाता है, नीचे की तरफ जाता है तो ये निगेटिव नंबर्स के रूप में जाता है। और इसी से बिल्ड होते हैं किसी भी ग्राफ के 4 क्वाड्रेंट। पहला जो क्वाड्रेंट यहाँ पर Q1 लिखा है, इसका मतलब है क्वाड्रेंट 1। क्योंकि इसमें जब हम जीरो से बढ़ते हैं क्वाड्रेंट 1 की तरफ, तो एक्स एक्सिस भी पॉजिटिव की तरफ बढ़ता है, वाई एक्सिस भी पॉजिटिव की तरफ बढ़ता है। तो क्वाड्रेंट 1 में जो भी वैल्यूज होती हैं, यहाँ पर आप प्लस प्लस साइन देख रहे हैं, इसका मतलब है कि क्वाड्रेंट 1 में वही चार्ट, वही एक्सिस या वही डेटा पॉइंट्स प्लॉट होंगे जिनकी वैल्यू पॉजिटिव्स होंगी। सो व्यूअर्स, जैसे कि अगर मैं बात करूं एक स्टॉक्स, लेट से आप स्टॉक्स में डील करते हैं, और आप कुछ स्टॉक्स को खरीदते हैं, कुछ स्टॉक्स को बेचते हैं। तो पॉसिबिलिटी है कि आपने जो स्टॉक्स खरीदे हुए हैं, बेचते वक्त हो सकता है आपको कुछ स्टॉक्स में बेनिफिट हो रहा हो सकता है कुछ स्टॉक्स में आपको नुकसान हो रहा हो। यानी कि बेनिफिट वाले जो सेल्स होंगे वो पॉजिटिव फिगर्स होंगे, और जो सेल्स वाले जो फिगर्स होंगे वो निगेटिव फिगर्स होंगे। सो अगर आप यहाँ पर देखोगे तो जब आप उस ग्राफ्स को प्लॉट करेंगे, तो जो निगेटिव वैल्यूज होंगी वो नीचे की तरफ प्लॉट होंगी, और पॉजिटिव वैल्यू आपकी क्वाड्रेंट 1 में होगी। इसी तरीके से अगर कुछ वैल्यूज आपकी यहाँ पर देखिए, सो इस क्वाड्रेंट 1 में पॉजिटिव पॉजिटिव वैल्यूज प्लॉट होंगी। जो क्वाड्रेंट 2 है इसमें वाई एक्सिस की पॉजिटिव वैल्यू और एक्स एक्सिस की नेगेटिव वैल्यू वाला ग्राफ प्लॉट होगा। इसी तरीके से क्वाड्रेंट 3 में अगर आपकी दोनों ही वैल्यूज यानी कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की दोनों की वैल्यू निगेटिव्स हैं, तो प्लॉट आपका इस थर्ड जो आपका जो ग्राफ प्लॉट होगा वो क्वाड्रेंट थर्ड में प्लॉट होगा। और इसी तरह से Q4 में x की वैल्यू पॉजिटिव है और y की वैल्यू नेगेटिव है, इसीलिए यहाँ पर आप प्लस माइनस देख रहे हैं। सो व्यूअर्स, इन 4 क्वाड्रेंट को समझना आपके लिए बहुत जरूरी है जब आप ग्राफ्स और चार्ट्स को प्लॉट करने की बात कर रहे हैं। चार्ट्स एंड ग्राफ्स की एनालिसिस को भी आप तभी समझ पाएंगे, या चार्ट्स एंड ग्राफ्स को क्रिएट करने के लिए क्या बेसिक्स की जरूरत होती है उसको आप तभी यूज कर पाएंगे, सीरीज को आप तभी यूज कर पाएंगे, एक्सिस को आप तभी यूज कर पाएंगे जब आपको ग्राफ्स और चार्ट्स का, ये क्वाड्रेंट्स की आपको नॉलेज है, और चार्ट्स आप बेहतर चार्ट्स बना पाएंगे। सो आपको ये समझना है कि चार्ट्स में दो एक्सिस होते हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, और इन एक्सिस के 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं, क्वाड्रेंट 1, क्वाड्रेंट 2, क्वाड्रेंट 3, क्वाड्रेंट 4। क्वाड्रेंट 1 में हमेशा ही पॉजिटिव पॉजिटिव वैल्यूज के लिए ग्राफ प्लॉट होगा। क्वाड्रेंट 2 में एक्स के लिए निगेटिव और वाई के लिए पॉजिटिव वैल्यूज प्लॉट होंगी। क्वाड्रेंट 3 में दोनों के लिए ही निगेटिव वैल्यूज के लिए ग्राफ प्लॉट होगा, और क्वाड्रेंट 4 में एक्स के लिए पॉजिटिव और वाई के लिए नेगेटिव वैल्यू वाला ग्राफ प्लॉट होगा। सो व्यूअर्स, नॉर्मली ज्यादातर हमारे जो ग्राफ्स होते हैं वो पॉजिटिव वैल्यूज वाले होते हैं, तो क्वाड्रेंट 1 में ही ज्यादातर आपके ग्राफ्स प्लॉट होते हैं। परंतु आपको इन सभी को समझना बहुत जरूरी है, चारों कोऑर्डिनेट्स को समझना। तो ये एक्सिस कहलाते हैं, जैसे कि वाई एक्सिस ये है, वर्टिकल लाइन वाई एक्सिस है, हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स एक्सिस है, और यहाँ पर जो ये वैल्यूज देख रहे हैं आप, जीरो से लेकर पॉजिटिव, जीरो से लेकर पॉजिटिव, जीरो से लेकर निगेटिव, जीरो से लेकर निगेटिव, इनको हम कहते हैं कोऑर्डिनेट्स। और ये जो एरिया बनता है, यानी कि वाई एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का ये जो एरिया है,
ये क्वाड्रेंट 1 है, वाई एक्सिस आई एक्सिस का ये जो एरिया है ये क्वाड्रेंट 2 है, वाई एक्सिस एक्स एक्सिस वाई एक्सिस का ये जो एरिया है ये क्वाड्रेंट 3 है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस का ये जो लोअर राइट कॉर्नर है ये आपका क्वाड्रेंट 4 है। सो व्यूअर और व्यूअर्स आइए थोड़ी सी और बात कर लेते हैं और समझ लेते हैं चार्ट्स एंड ग्राफ्स को। सो व्यूअर्स जब भी हम चार्ट्स एंड ग्राफ्स को प्लॉट करते हैं, ऑब्वियसली हम प्लॉट करते हैं वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस पर। आइए एक ग्राफ्स को थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं ताकि आपको एक आइडिया हो जाए कि हम किसी ग्राफ्स को किस तरीके से स्टडी करते हैं, उसके क्या कंपोनेंट होते हैं, ताकि जब मैं आपको ग्राफ बनाना सिखाऊंगा, चार्ट्स बनाना सिखाऊंगा, तो आप बहुत आसानी से समझ पाएंगे और उससे रिलेवेंट कर पाएंगे। तो सबसे पहले चार्ट्स को देखते हैं, चार्ट्स को रीड करते हैं। सो व्यूअर्स अगर आपने मेरी वीडियोस यानी कि एम एस एक्सेल लर्निंग सीरीज की वीडियोस को आप फॉलो करते आ रहे हैं, उन्हें देखते आ रहे हैं, तो आप अभी तक बहुत अच्छे से फेमिलियर होंगे स्टूडेंट डेटाबेस के ऊपर। जो डेटाबेस हम स्टडी करते आ रहे हैं, जो हमने फॉर्म किया था अपनी स्टडी के लिए कि स्टूडेंट्स की जो मार्क्स है वो डिफरेंट डिफरेंट क्लास टीचर्स मेंटेन करते हैं, देन हम उसको कंबाइन करते हैं एच लुकअप वी लुकअप यूज करके, फिर हम बहुत सारे फॉर्मूले यूज करके मार्क्स की परसेंटेज, उनकी डिवीजन और ये सारी चीजें कैलकुलेट करते हैं। और व्यूअर्स यहाँ पर हमने उस डेटा को विजुअली रिप्रेजेंट करने की कोशिश करी है, उस एनालिसिस को रिप्रेजेंट करने की कोशिश करी है एक चार्ट्स के रूप में। देखिए कितना आसान हो जाता है कि आप एक रिकॉर्ड्स को एक टेबल के रूप में देख रहे हैं, एक रिकॉर्ड्स को आप डेटा के रूप में देख रहे हैं, फिर उसे आप प्योर टेबल के रूप में देख रहे हैं या फिर ग्राफ्स या चार्ट्स के रूप में देख रहे हैं। तो ऑब्वियसली सबसे नीट एंड क्लीन और विजुअल फॉर्म्स जो होती है वो डेटा को कन्वर्ट करने की होती है ग्राफ्स एंड चार्ट्स में। और इसीलिए ये एक फाइनेस्ट फॉर्म होती है अपने डेटा को, इंसाइट्स को, स्टोरी टेलिंग की। देखिए कितनी आसानी से ये स्टूडेंट्स का जो रिजल्ट्स है हमें यहाँ पर समझ में आ रहा है। अगर मैं इस चार्ट्स को बहुत आसानी से इसकी बेसिक्स में जाने से पहले आपको रीड करके दिखाऊं तो मैं बहुत इजीली पॉइंट कर पा रहा हूँ कि इस जिस भी क्लास का ये डेटा है उसमें रोहित ने सबसे ज़्यादा 470 मार्क्स अचीव किए हैं, जो कि 94% मार्क्स हैं। और सबसे कम मार्क्स जिसके आए हैं वो है निखिल, और जिन्होंने जो है 227 मार्क्स अचीव किए हुए हैं और जिनकी परसेंटेज 45.4 है। और इसी तरीके से ये सारे स्टूडेंट्स के रिजल्ट्स को मैं बहुत आसानी से समझ पा रहा हूँ। जबकि अगर इसको मैं टेबल की फॉर्म में समझता तो शायद मेरे लिए इतना आसान नहीं होता, और या फिर ऑब्वियसली अगर रॉ डेटा को देखूंगा तो ऑब्वियसली मुझे एक एक रिकॉर्ड को बहुत ही डिटेल में देखना पड़ेगा। और इसीलिए व्यूअर्स कहते हैं कि विजुअल मेमोरीज आर द स्ट्रॉन्गेस्ट मेमोरी। एक तो ये चीजें हमें याद रह जाती हैं, दूसरी हमें बहुत आसानी से समझ में आती है। इसीलिए चार्ट्स एंड ग्राफ्स को हम स्टोरी टेलर की तरह यूज करते हैं, क्योंकि इसमें हमें बहुत ज़्यादा डिटेल बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती, कम्युनिकेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होते हैं। एंड व्हेन वी से द डेटा स्पीक्स, तो डेटा स्पीक्स इन दिस फॉर्म्स, इन दिस विजुअलाइज फॉर्म्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मैं आपको ये बता रहा हूँ, आज हम लोग बेसिक कवर कर रहे हैं डेटा एनालिसिस के बारे में, डेटा एनालिटिक्स के बारे में, और इन टूल्स और टेक्निक्स को हम कैसे यूज करेंगे, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है। मैं एक एक इंडिविजुअल वीडियोस लेकर आऊंगा, एक एक टॉपिक को हम डेटा एनालिसिस के कवर करेंगे। लेट से टेबल्स को कवर करेंगे, टेबल्स को हमने नॉर्मली आज कवर कर ही लिया है। उसके बाद हम पिवट टेबल्स को कवर करेंगे और उसके बाद हम डिफरेंट चार्ट्स को कवर करेंगे, एक एक चार्ट्स को कवर करेंगे और वहां पर बहुत डिटेल में हम लोग समझेंगे। आइए जस्ट थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं कि ये चार्ट हमने कैसे बिल्ड किया होगा। व्यूअर्स जैसे कि मैंने आपको बताया क्वाड्रेंट्स के बारे में, ग्राफ और चार्ट्स के एक्सिस के बारे में, कोऑर्डिनेट्स के बारे में। देखिए यहाँ पर वाई एक्सिस पर, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ऑब्वियसली दो एक्सिस होते हैं, हमने ये पढ़ लिया है अपने क्वाड्रेंट्स में। व्यूअर्स यहाँ पर अगर मैं देखूं, लेकिन एक्स एक्सिस को पहले देख लेते हैं। एक्स एक्सिस पे हमने प्लॉट किया हुआ है स्टूडेंट्स के नाम को, क्योंकि हम यहाँ पर स्टूडेंट्स के रिजल्ट्स को
रिप्रेजेंट कर रहे हैं, विजुअलाइज कर रहे हैं, शो कर रहे हैं या शोकेस कर रहे हैं, तो हमने स्टूडेंट्स को अपने बेस में रखा हुआ है, एक्स एक्सिस में रखा हुआ है। अब स्टूडेंट्स के लिए हमने क्या चीजें प्लॉट की हुई है वो वाई एक्सिस पे देखेंगे। तो वाई एक्सिस पे हमने दो एक्सिस यूज किए हुए हैं यहाँ पर, वाई एक्सिस यानी कि वर्टिकल एक्सिस। यहाँ पर हमने दो एक्सिस यूज किए हुए हैं। पहला है मार्क ऑब्टेन्ड। देखिए, अगर आपने मेरी वीडियोस फॉलो की हुई है मास्टरिंग इन एक्सेल लर्निंग सीरीज की, अगर नहीं की हुई है तो डिस्क्रिप्शन में या आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा प्लेलिस्ट का। आप जाकर सारी वीडियोस देखिए, तभी आप चीज़ों को पूरी तरीके से समझ पाएंगे, कोऑर्डिनेट कर पाएंगे, कोरिलेट कर पाएंगे। देखिए व्यूवर्स, यहाँ पर हमने चूंकि स्टूडेंट्स का जो डेटाबेस लिया था उसमें हमने हर एक स्टूडेंट को 5 सब्जेक्ट्स के लिए स्टडी किया था। तो 5 सब्जेक्ट्स में 100 मार्क्स हर एक सब्जेक्ट के मैक्सिमम होते हैं, तो 500 मार्क्स मैक्सिमम हो गए 5 सब्जेक्ट्स के। सो हमने यहाँ पर एक सीरीज प्लॉट की हुई है मार्क्स के लिए, जो 0 से लेके 500 तक जाती है, और हर एक नंबर हमने 50 के गैप पर प्लॉट किया हुआ है। ये सीरीज हम कैसे बनाते हैं, सीरीज हम कैसे प्लॉट करते हैं, इनको हम डिटेल में सीखेंगे। अभी सिर्फ आप समझने की कोशिश कीजिए। एक्स एक्सिस पे हमने स्टूडेंट्स के नाम को प्लॉट किया हुआ है, वाई एक्सिस पे हमने पहली सीरीज मार्क्स ऑब्टेन्ड, जो कि मैक्सिमम जिसकी रेंज है 0 से लेके 500 तक, और हमने जो गैप्स दिए हुए हैं, जो वैल्यू इंक्रीमेंटल वैल्यू जो हमने दी हुई है, 0 से लेके 50 प्लॉट करेगा, 50, 100, 150, 200। सो ये होगा कि आपको हर एक 50 के बीच में आपको जो जो वैल्यूज है वो इसके बीच में प्लॉट होंगी। और दूसरा एक और एक्सिस हमने वाई पे प्लॉट किया हुआ है। देखिए, आप जो है ग्राफ्स में मल्टीपल एक्सिस भी क्रिएट कर सकते हैं। ये मल्टीपल एक्सिस हम कैसे क्रिएट करते हैं ये हम जानेंगे। नॉर्मली लोग वन एक्सिस ग्राफ्स प्लॉट करते हैं, लेकिन ये मेरा ग्राफ्स वन एक्सिस से उतना क्लियर नहीं होता। तभी व्यवहार मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको फंडामेंटल्स क्लियर होने चाहिए, बेसिक्स क्लियर होने चाहिए, तभी आप डेटा एनालिटिक्स के जो फंडे हैं, जो टूल्स हैं, जो टेक्निक्स है, उनको आप अच्छे से यूज कर पाएंगे, और तभी आप उस टेक्निक्स को फुली यूटिलाइज कर पाएंगे और सही रूप में डेटा को रिप्रेजेंट कर पाएंगे। क्योंकि कई बार लोग डेटा को रिप्रेजेंट तो करते हैं, परंतु वो मिस रिप्रेजेंटेशन हो जाता है रिप्रेजेंटेशन की अलावा। यहाँ पर देखिए व्यूअर्स, सेकंड एक्सिस में हमने मार्क्स ऑफ 10 को दिया हुआ है। यहाँ पर हम कह रहे हैं, ऑब्वियसली मेरी जो मार्क्स ऑफ 10 की परसेंटेज भी 0 से 100 के बीच में लाई करेगी, तो 0% से लेकर के 10% के गैप्स पर सीरीज बनी हुई है, और यहाँ पर वैल्यूज प्लॉट होंगी। तो देखिए व्यूअर्स, ये चार्ट्स मेरे लिए कितना इजी है स्टूडेंट के रिजल्ट्स को स्टडी करना या रीड करना। ये बहुत ही क्लियरली कॉल आउट कर रहा है कि रोहित जो है इस क्लास का टॉपर है, निखिल इस क्लास में लो परफॉर्मर है, और इसी तरीके से एंड सो ऑन। वी कैन ऑल्सो सी कि रोहित ने सबसे ज्यादा 470 मार्क्स, जो कि 94% लेकर टॉप किया हुआ है। उसके बाद फॉलोइंग अर्चना, कार्तिक है, नरेंद्र है, अंशु है, एंड सो ऑन। और इसी तरीके से हम देखते हैं कि हमारी क्लास में जो रिजल्ट्स में जो आउटलायर्स रहे हैं, जैसे कि हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर मंजू, केशव और निखिल जो है वो इस क्लास में आउटलायर परफॉर्मर है, और उनको इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। सो व्यूअर्स, अब ये चार्ट्स में जो डिफरेंट कंपोनेंट हैं, वो क्या क्या कंपोनेंट होते हैं एक चार्ट्स के, उसको समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको बताया, एक्स एक्सिस पे जो सीरीज हमने प्लॉट की है वो नेम की सीरीज है, स्टूडेंट्स के नेम की सीरीज है। वाई एक्सिस पे हमने मार्क्स ऑब्टेन और जो है मार्क्स ऑब्टेन परसेंटेज की सीरीज को प्लॉट किया हुआ है। तो इन्हें कहते हैं एक्सिस सीरीज, यानी कि ये एक्स एक्सिस का सीरीज है और ये दोनों वाई एक्सिस की सीरीज है, लेकिन ये सीरीज होती हैं। और ये सीरीज हम जो है, चूंकि ग्राफ में हमने जो क्वाड्रेंट में हमने ये समझा था कि प्लस प्लस की जो सीरीज होती हैं वो क्वाड्रेंट 1 में प्लॉट होती हैं। तो ये क्वाड्रेंट 1 का ग्राफ है व्यूअर्स। सॉरी, आगे चलते हैं। देखिए, ये जो यहाँ पर लीजेंड दिखाई दे रहे हैं, इनको कहते हैं लीजेंड। यहाँ पर आपने जो ग्राफ्स होता है, उस ग्राफ्स को हम कैसे इजीली अंडरस्टैंड करते हैं, हर एक ग्राफ के लिए कुछ लीजेंड दिए होते हैं। जैसे देखिए, ये जो वर्टिकल बार दिख रहे हैं, यहाँ पर आपको कलर से बता रहा है कि ये जो वर्टिकल बार्स है जो आपके यहाँ पर ग्रीन कलर में है, वो मार्क्स ऑब्टेन्ड है। यानी कि ये जो बार्स बने हुए हैं, ये 0 से 500 की रेंज में होंगे। यानी कि देखिए, ये 470 है, 500 से थोड़ा नीचे है, इसलिए ग्राफ्स
यहाँ तक जा रहा है, 500 तक नहीं जा रहा है। और ये जो परसेंटेज है वो 94% है। तो यहाँ पर ये जो ये जो लाइन देख रहे हैं ये परसेंटेज की लाइन है, और ये जो वर्टिकल बार देख रहे हैं ये हमारे बार है आपके मार्क्स ऑब्टेन के। तो यहाँ पर आपको पता चल रहा है। तो लीजेंड से आप ये समझते हैं कि चार्ट्स में जो डिफरेंट कलर में जो चीजें आप देख रहे हैं वो किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पर लेजेंड्स को रीड करने से मुझे पता चल रहा है कि जो वर्टिकल ग्रीन बार्स हैं वो मार्क ऑब्टेन के लिए है। जो यहाँ पर मैक्सिमम मार्क्स की लाइन है वो इस कलर में आपको दिख रही है, मेजेंटा कलर में दिख रही है। और जो परसेंटेज ऑफ मार्क्स है ऑब्टेन है वो ये ब्लू कलर की में आपको दिखाई दे रहे हैं। तो जिससे आप चार्ट्स के कंपोनेंट्स को समझते हैं, और इसीलिए कहते हैं कि डेटा स्पीक्स। और ये जो चार्ट्स है वो खुद ब खुद ही आपको बता रहा है कि ये आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा है, क्या दिखाने की कोशिश कर रहा है। और इसीलिए चार्ट्स एंड ग्राफ्स को हम कहते हैं द बेस्ट स्टोरी टेलर। और व्यूवर्स किसी भी चार्ट्स में आप टाइटल दे सकते हैं, क्योंकि जब आप टाइटल देंगे तो पता चल जाएगा। देखिए यहाँ पर हमने टाइटल दिया हुआ है स्टूडेंट्स मार्क्स ऑब्टेन। सो हमें पता चल रहा है कि इस चार्ट्स में हम स्टूडेंट्स ने क्या मार्क्स ऑब्टेन किए हुए हैं उसको हम प्रदर्शित कर रहे हैं, उसको हम यहाँ पर दिखा रहे हैं, प्रेजेंट कर रहे हैं। और व्यूवर्स यहाँ पर देखिए जो ये वर्टिकल बार्स थे ये वैल्यूज हमने यहाँ पर दिखाई हुई है, प्लॉट की हुई है। हम इन वैल्यूज को यहाँ से हाइड भी कर सकते हैं, इनविजिबल भी कर सकते हैं। और इनको कहते हैं, ये जो परसेंटेज, ये जो मार्क्स है, जो एब्सोल्यूट मार्क्स है यहाँ दिखाई दे रहे हैं, जैसे 470, 461, 459, दीज आर दी एक्चुअल मार्क्स जो स्टूडेंट्स ने अचीव किए हैं, ऑब्टेन किए हैं। और ये है 500 के अगेंस्ट उन मार्क्स की परसेंटेज। इनको हम कहते हैं डेटा लेबल। सो डेटा, जब आप लेबल्स के साथ डेटा लेबल लगा देते हैं, जब लेबल्स के साथ यानी कि जब जो आपके जो इमेजेस है, जो इमेजेस के साथ जब आप फिगर्स को अटैच कर देते हैं तो वो बहुत इजी हो जाता है रिलेवेंट करने के लिए कि वो कितनी फिगर से रिलेवेंट कर रहे हैं। वर्टिकल बार तो मुझे दिखा रहा है लेकिन कई बार वो रीडेबिलिटी के पर्पज से वो बहुत इजी हो जाता है। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि हर एक लेवल के लिए आप डेटा लेवल को विजिबल करें। जो डेटा लेवल आप दिखाना चाहते हैं उनको आप विजिबल कर सकते हैं, या फिर आप अनविजिबल भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मुझे लगा कि हर एक स्टूडेंट्स के एक्चुअल मार्क्स को और उसकी परसेंटेज को यहाँ पर लेवल की तरह हमें शो करना चाहिए, ताकि वो बहुत क्लियर है। तो यहाँ पर जैसे कि मैं बहुत इजीली रीड कर पा रहा हूँ कि रोहित जो स्टूडेंट्स है उसने 500 में से 470 मार्क्स अचीव किए हैं, जो कि 94% होता है। यार रोहित उसको करके इस क्लास में टॉपर है, फॉलोइंग बाय अर्चना एंड कार्तिक। और इसमें अजय, मंजू, केशव और अखिल जो है वो आउटलायर्स हैं, जिन्हें की इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, क्योंकि उन्होंने इस क्लास में लोएस्ट मार्क्स, लोएस्ट परसेंटेज के साथ अचीव किए हुए हैं। ये एक स्टूडेंट्स के रिजल्ट्स को मुझे दिखाई दे रहा है, यहाँ पर दिखाई रहा है। और ये देखिए एक्सिस के भी टाइटल दे सकते हैं। देखिए यहाँ पर ये जो नाम है वो किसके नाम है, तो हमने यहाँ पर इसका टाइटल दे दिया है एक्सिस। इसको कहते हैं एक्सिस टाइटल। ये वाला भी एक्सिस, ये वाई एक्सिस का टाइटल है, ये वाई एक्सिस का टाइटल है, ये एक्स एक्सिस का टाइटल है। यहाँ पर हमने चार टाइटल अलग होता है, एक्सिस टाइटल अलग होता है। यहाँ पर अगर खाली नाम ही होते तो हमें पता नहीं चलता। जैसे कि अगर हमने ग्राफ का टाइटल नहीं दिया होता तो हमें पता नहीं चलता कि ये स्टूडेंट्स की टेबल है, स्टूडेंट्स का ग्राफ है। यहाँ पर हमने ये जो नेम लिखे हुए हैं ये किसके नाम है, अगर हमने यहाँ पर टाइटल दे दिया है तो उससे क्लियर हो रहा है कि ये जो नाम है वो स्टूडेंट्स के नाम है। यहाँ पर ये जो सीरीज है 0 से लेके 100% की जो सीरीज है वो किस चीज को रिप्रेजेंट कर रही है, वो मार्क्स ऑप्टेन के परसेंटेज को रिप्रेजेंट कर रही है। यहाँ पर ये जो 0 से 500 की स्केल है वो क्या है, वो मार्क्स ऑब्टेन की, यानी कि एब्सोल्यूट नंबर्स में मार्क्स ऑब्टेन की रेंज को डिनोट कर रही है, सिग्निफाई कर रही है, प्रदर्शित कर रही है। इससे क्लियर होता है। तो चार्ट्स के डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट होते हैं। चार्ट्स को हम क्वाड्रेंट में प्लॉट करते हैं। चार्ट्स का एक हेडर हो सकता है, एक टाइटल होता है। चार्ट्स में हम डेटा लेबल्स को दिखा सकते हैं। चार्ट्स में हम डिफरेंट सीरीज जो कि एक्स सीरीज और एक्स एक्सिस पर और वाई एक्सिस पर प्लॉट होती हैं, यानी कि हम मल्टीपल एक्सिस भी बना सकते हैं। और आप हर एक चार्ट में लेजेंड भी दिखा सकते हैं, जिससे आपको पता चलता है कि कौन सी पिक्चर आपको कौन सा डेटा शो कर रही है। उसके लिए आप डेटा लेवल्स भी यूज कर पाते हैं। सो व्यूअर्स,
मैं समझता हूं कि आज आपको डेटा एनालिसिस के बेसिक्स चीजों के बारे में, सॉरी व्यूवर्स, आज थोड़ा गला खराब है, चीजें पता चल गई होंगी। आप बने रहें मेरे चैनल थिंक एजुएरा पर, और आने वाले समय में ऐसी ही यूजफुल लर्निंग वीडियोस आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद यूजर्स।